दोस्तों, मेरा नाम कंचन है। मेरी अभी उम्र 21 साल थी। पापा ज़िंदा नहीं थे। घर में हम 3 बहनें और मेरा 1 भाई था और मेरी माँ थी। तीनों बहनों में मैं सबसे छोटी थी। मुझसे दोनों बहनें बड़ी थीं और शादी के लिए बैठी हुई थी। मेरे भाई का नाम भोला था, लेकिन अपने इलाके का तगड़ा पहलवान था। कुछ दिन पहले की ही तो बात है, जब मैं अपने पहलवान भाई का मुकाबला देखने गई थी। हज़ारों की भीड़ जमा थी, जहां सब लोग अपने पसंदीदा पहलवानों के नारे लगा रहे थे। मैंने भी अपने भोला भाई के नारे अपनी सहेलियों के साथ लगाना शुरू कर दिए। मैं घर में सबसे छोटी थी, इसलिए सबकी लाडली थी। सबसे ज़्यादा मेरा भोला भाई मुझे प्यार से लाडू रानी कहता था। उस वक्त मैं यह कहा जानती थी कि यह लाडू रानी किसी पहलवान की हवस भरी नज़रों को भा जाएगी। मेरी ज़िंदगी की कहानी शायद आप लोगों को आंखों में भी नम कर जाएगी। जी हाँ, राजस्थान के भरतपुर ज़िले में एक ऐसा गांव है जिसका नाम सुनते ही यहाँ के पहलवान एक एक करके दिमाग में घूमने लगते हैं। यहाँ लंबे समय से नामी पहलवान रहते चले आए हैं। भरतपुर ज़िले को पहलवानों का शहर भी कहा जाता है। कुश्ती का नाम सुनते ही दो ही नाम लोगों के दिमाग में आते हैं, एक भोला पहलवान यानी कि मेरा भाई और दूसरा नाम रामा पहलवान, जिसका संबंध पहलवानों के खानदान से था। रामा पहलवान भरतपुर ज़िले के परमधारा गांव से संबंध रखता था। उसने 18 साल की उम्र में भरतपुर ज़िले के मशहूर पहलवान को हराकर अपनी जीत की शुरुआत की थी। लंबा ऊंचा कद, गहरी सांवली रंगत और ताकतवर शरीर का मालिक था। राम पहलवान भरतपुर जिले के सभी पहलवानों के दिलों पर राज करता था। उसे बचपन से ही कुश्ती और अखाड़े का बहुत शौक था और वह अखाड़े में जाकर बेकाबू हो जाता था। खुद को अखाड़े की मिट्टी से लटपट कर लेता था। उसका कद 7 फुट 2 इंच हुआ ऊंचा और वजन लगभग 98 किलो था। जिसने स्टील के बने एक डोर को पकड़ा जिसमें कम से कम 2 किलो दूध था, उसे उठाकर मुंह में लगाया और 2 घूंट में वह पूरा दूध पी चुका था। फिर उसने डोल को साइड पर फेंका, अपनी बड़बड़ी मूंछों पर लगे दूध को हाथ से साफ किया। अपने भरे पूरे शरीर और मोटे पेट पर उस आदमी को वैसे भी बड़ा घमंड था। जो भी उसके सामने आता उसकी बहादुरी और हिम्मत की तारीफ किए बगैर ना रहता। यही वजह थी कि जब वह मैदान में आता तो कई पहलवानों के दिल धड़कना भूल जाते थे। रामा पहलवान की बॉडी देखकर ही कमजोर और नए आए पहलवानों की हिम्मत जवाब दे जाती थी। मेरा भाई पिछले कई सालों से उससे मुकाबला कर रहा था और अक्सर मुकाबला टक्कर का ही होता था। रामा पहलवान का पहलवानी और अखाड़े के अलावा एक और बहुत ही खास और निंदनीय शौक था जो दूसरे पहलवानों से उसे अलग बनाता था, और वह शौक था नौजवान लड़कियों से शादी करना। शादी के लिए रामा पहलवान को नौजवान लड़कियां ही पसंद आई थीं, या यूं समझे कि कम उम्र हसीन लड़कियों को देखते ही उसकी लार टपकने लगती थी और जो लड़कियां उसे पसंद आती उससे हर हाल में शादी करता था। मेरा भोला भाई पहलवानी में किसी से कम न था। पहलवान अक्सर अपनी टक्कर के पहलवानों को चैलेंज करता था। शहर के कुछ लोग रामा पहलवान के पास आए और भोला पहलवान के साथ मुकाबला करने की बात रखी और कहा, हम जानते हैं यह मुकाबला हमारा रामा पहलवान ही जीतेगा। अपनी तारीफों से बेखुद होकर रामा पहलवान ने यह ऑफर स्वीकार कर लिया और भोला पहलवान को संदेश दे भेजा कि वह दंगल के लिए तैयार रहे, और शहर भर में इस बड़े दंगल का ऐलान कर दिया गया। दूसरी तरफ भोला भाई पैगाम सुनते ही खुद को दंगल के लिए तैयार करने लगा। रामा पहलवान और भोला पहलवान का दंगल तैयार हो गया। यह मुकाबला 2 दिन का था। इस मुकाबले का बड़ा अजीब सा दस्तूर था और वह यह था कि जीतने वाला पैसा नहीं मांगता था, बल्कि जीतने वाला अपनी कोई भी शर्त पूरी करवा सकता था। दंगल के पोस्टर पूरे शहर में लगवा दिए गए। दंगल के टिकट हाथों हाथ बिक गए। दंगल की खबर दूर दूर तक फैल गई थी। सब लोग ही मुकाबला देखने को बेताब थे। अखाड़े आबाद होने लगे, बादाम की बोरियां खुलने लगीं। दोनों पहलवान दंगल की तैयारी में बिजी हो गए। दोनों ही शहर के नामी ग्रामी पहलवान थे। एक बहुत ही खास अखाड़े में दोनों के दंगल का शाही इंतजाम किया गया था। इस दंगल को देखने के लिए दूर दूर से कुश्ती के शौकीन लोग जमा हो रहे थे। मैं भी अपनी सहेलियों के साथ सवेरे ही पहुंच गई थी, क्योंकि मुझे अगली सीट पर बैठकर मुकाबला देखना था। लड़कियों के बैठने का भी अलग से इंतजाम किया गया था। मैं तो समझती थी कि मैं सबसे पहले वहां पहुंचूंगी,
लेकिन वहाँ तो औरतों की भीड़ जमा थी। इससे पहले कि औरतों की भीड़ में मैं घुसती, तेज़ी से चलने की वजह से मैं किसी भारी भरकम शरीर से बड़ी ज़ोर से टकराई। मुझे तो ऐसा लगा कि किसी खम्भे से मेरा सिर जाकर लगा हो। मेरा पूरा सिर ही घूम के रह गया था। कुछ पल तो मुझे लगा कि मेरी आँखों के सामने तारे से घूम गए हैं। जब कुछ होश ठिकाने हुआ तो मैंने सामने देखा तो एक बिना कमीज की एक सांवला मोटा भद्दा शरीर था। मैं घबरा कर पीछे हटी तो सामने रामा पहलवान को देखकर घबरा सी गई। उसकी नज़रें भी मुझ पर ही जमी हुई थीं। उसने मुझे सिर से पैर तक बड़े गौर से देखा। उसकी नज़रों में ना जाने कैसी तेज़ी थी कि उसने मुझे कांपने पर मजबूर किया था। मैं सकपका कर रह गई थी और जल्दी से अपना रास्ता बदलना चाहा, लेकिन वह मेरे सामने खड़ा होकर बेकार सी हंसी हंसते हुए अपनी मूँछों को ताव देते हुए मुझसे पूछने लगा, तुम भोला पहलवान की बहन है? मैंने हाँ में सिर हिला दिया। तो वह हंसने लगा और कहने लगा, बड़ी गोरी चिट्टी और बहुत ही सोहनी है। उसकी बात सुनकर मैंने नफरत से उसे देखा। उसकी नज़रों में अजीब सी तेजी थी। मैंने कहा, रास्ता छोड़ो, मुझे सबसे आगे जाना है वरना मुझे जगह नहीं मिलेगी। मेरे कहने का अंदाज थोड़ा सख्त था, लेकिन फिर भी वह हंसने लगा। कहने लगा, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल कुर्सी रखवा दूं। मुझे उसका यह दिल फेंक अंदाज बहुत ही बुरा सा लग रहा था। मैं उसे घूरती हुई वहाँ से चली गई और अपनी सहेलियों के साथ बैठ गई। वह भी हंसता हुआ चला गया। कुश्ती शुरू होने से पहले दोनों पहलवानों में यह तय पाया गया कि जो जीतेगा वह हारने वाले से अपनी बात मनवाए और हारने वाले को हर हाल में जीतने वाले की शर्त माननी हो गई। दोनों पहलवानों ने शर्त को स्वीकार किया और 5 के करीब दोनों पहलवान लंगोट कसकर अखाड़े में उतर आए। रामा पहलवान शरीर में भोला भाई से काफ़ी भरकम था। कुश्ती शुरू होते ही रामा और भोला गुत्थम गुत्थम हो गए। भोला पहलवान के हमले से रामा पहलवान बौखला गया और दूर जाकर गिरा। रामा पहलवान को हर हाल में यह मुकाबला जीतना था। रामा को हारता देखकर भोला पहलवान अब खूब जोश में आ गया। भोला पहलवान पहले ही हमले में अपनी हिम्मत दिखा चुका था। रामा को हर हाल में यह मैदान मारना था। रामा जल्दबाजी में कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहता था। कुश्ती की कुछ देर बाद भोला पहलवान का पलड़ा भारी होने लगा। 40 मिनट की लगातार कसमकस के बाद भोला पहलवान ने रामा पहलवान को हरा दिया। रामा पहलवान अपनी हार पर बहुत ही दुखी था। रामा पहलवान के चाहने वाले तसल्लियाँ देने लगे कि दिल छोटा मत करो, तुम हमारे ही पहलवान रहोगे और अभी तो एक दिन की कुश्ती और है, देखना तुम ही जीतोगे। रामा पहलवान ने अपनी हार का दाग धोने के लिए अगले ही दिन अखाड़े में ही बोरिया बिस्तर डाल दिया। वह अब तक कितने ही पहलवानों को पछाड़ चुका था। आज रामा पहलवान खूब जोश में था, इसलिए दूसरा मुकाबला वह जीत गया। दोनों के बीच मुकाबला बराबर का हो चुका था, इसलिए अगले ही रोज आखिरी मुकाबला था। आज कुश्ती का फैसला हो जाना था और रामा पहलवान को अपनी नाक नहीं कटवानी थी। दंगल का समय शुरू होने वाला था। एक एक करके सब लोग जमा होने लगे। भोला भाई भी अखाड़े में उतर चुका था। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। कुश्ती की शुरुआत हुई। दोनों में तेज मुकाबला होने लगा। यह दंगल हर गुजरते पल के साथ और भी खतरनाक और दिलचस्प होता चला जा रहा था। दंगल के तीसरे और आखिरी चरण में रामा पहलवान भोला पहलवान की गर्दन दबा चुका था। भोला पहलवान की गर्दन में तेज दर्द उठा था और वह और खेलने के काबिल नहीं बचा था। आखिर रामा पहलवान यह दंगल जीत गया। हर तरफ खुशी का समा था। रामा पहलवान गर्व से फूला नहीं समा रहा था। मेरा दिल टूट कर रह गया था। मेरा जी बिल्कुल नहीं चाह रहा था कि अपने भाई को रामा पहलवान के सामने झुकते देखूं। खेल की शर्त के मुताबिक हारने वाले को जीतने वाले की बताई हुई बात माननी थी। दोनों पहलवान एक दूसरे के सामने आए। भोला भाई हार की वजह से नज़र नहीं मिला पा रहा था। रामा ने पूरी भीड़ को मुखातिब करते हुए कहा, जैसा कि शर्त के मुताबिक मैं भोले से कोई एक बात मनवा सकता हूँ। यह तो आप सब लोग जानते ही हैं कि मेरे दो ही शौक़ हैं, पहलवानी करना और कम उम्र लड़कियों से शादी करना। भोला भाई इस बात पर चौंक उठा कि यह बात यहाँ करने का क्या मकसद हुआ। खैर, रामा ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, जैसा कि आप सब जानते हैं कि भोला पहलवान को आज मेरी बात माननी है। यह बात यह है कि भोला पहलवान की 3 बहनें हैं।
जिनमें से मुझे सबसे छोटी बहन का रिश्ता चाहिए। यह सुनते ही भोला भाई बुरी तरह बौखला गया और मैं तो सांस लेना ही भूल गई थी। उस इंसान की उम्र लगभग 40 से 45 की थी और मैं बस 21 साल की थी। रामा सारी भीड़ के सामने भोला भाई ने यह वादा किया था कि वह शर्त मानेगा। सारी भीड़ यह सुनकर खामोश हो गई थी। ऐसी शर्त पहले कभी किसी पहलवान ने नहीं रखी थी। मेरा भाई मेरा नाम सुनकर गुस्से में आ गया। रामा पहलवान की गर्दन को पकड़ लिया, कहने लगा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन का नाम लेने की? मेरी बहन शर्त का हिस्सा नहीं है। रामा ने एक झटके से भोला भाई से अपने आप को छुड़ाया और कहने लगा, जब शर्त पूरी नहीं कर सकते तो फिर शर्त लगाने की क्या ज़रूरत थी? मुझसे मुकाबला करने पर आज तक जो शर्त रखी जाए सामने वाला वह शर्त मानने का पाबंद होता है। अगर यह जीत जाता और मुझसे मेरी बहन का रिश्ता मांगता तो मैं इसे कभी भी इनकार ना करता, क्योंकि मुझे अपनी ज़ुबान की लाज रखनी आती है। मेरे भाई के खिलाफ लोगों में बातें बनना शुरू हो गई थीं। यह दुनिया बड़ी जालिम है, दूसरों का तमाशा बनते देखने में उसे बड़ा मज़ा आता है, बल्कि और मिर्च मसाला लगाकर उस बात को बढ़ाया जाता है। हालांकि पूरा गांव रामा पहलवान की इस बात से खिलाफ रहता था कि वह कम उम्र की लड़कियों से शादी करता है। आज तक वह 6 शादियां कर चुका था। सब लोग उसकी इस बात से खिलाफ रहते थे, लेकिन आज सबकी जुबानें बंद थीं। मेरा भाई मरता क्या ना करता, चुपचाप खड़ा रहा और मैं यूं थी कि काटूं तो खून नहीं। मेरा भोला भाई कुछ बोल न पाया और अखाड़े से बाहर चला गया। मैं भी बड़े भारी कदमों के साथ घर की तरफ बढ़ने लगी थी। दिल ही दिल में खुद को कोस रही थी कि क्यों मैं उस इंसान से टकरा गई थी। मुझे इस बात पर अफसोस था, कैसा बेरहम और बेशर्म इंसान था। उसकी पहले से 6 पत्नियां थीं और पहली पत्नी से जो बेटी थी वह मुझसे भी 2 साल बड़ी थी। मैं रोते हुए घर पहुंची तो सामने ही मम्मी खड़ी थी। मुझे रोता देखकर कहने लगी, तू क्यों रो रही है? कोई बात नहीं, जो भूला हार गया अगली बार जीत जाएगा। मैं अब मम्मी से क्या कहती कि इस बार भोला भाई कुश्ती के साथ साथ मुझे भी हार चुका है। मैं रोते हुए अपने कमरे में चली गई। जब भाई घर पहुंचा तो पूछने लगा, क्योंकि वह जानता था कि 3 दिन से लगातार उसकी कुश्ती देखने जा रही हूँ और आज वहाँ होने वाले फैसले को भी सुन चुकी हूँ। वह मेरे कमरे में आ गया। मुझे रोता हुआ देखकर उसकी भी आंखें भर आईं। मैं भाई के सीने से लगकर रोने लगी। वह बड़ी उदासी से कहने लगा, खेल से पहले यह तय हुआ था कि हारने वाला जीतने वाले की हर बात मानेगा। वह जो कहेगा हारने वाले को करना पड़ेगा। मैं नहीं जानता था कि वह मुझसे मेरी जान ही मांग लेगा। यह कहकर भोला भाई खामोश हो गया और आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी। अखाड़े में होने वाले इस फैसले से मेरा बुरा हाल था, मगर मैं कुछ न बोली और अपने भाई के सामने सिर झुका दिया। बस आंसुओं पर किसी का जोर नहीं होता। वह मेरी आंखों से बह रहे थे और मेरा भाई भी रो रहा था। हट्टा कट्टा मेरा पहलवान भाई। आज उसकी आंखों में आंसू देखे तो मेरा दिल और भी तड़प उठा था। रामा की उम्र 45 साल थी। वह अय्याश टाइप का मालिक था और उसे हमेशा कम उम्र लड़कियों से शादी का शौक रहा था। जहाँ कम उम्र की लड़कियां उसे पसंद आती हैं वह किसी तरह से उससे शादी कर ही लेता था। हर कोई अपनी बेटी को उससे दूर रखता था। उसकी पहले से 6 पत्नियां थीं और 4 पत्नियों की उम्र बहुत कम थी। वह बहुत ही सख्त तबीयत का मालिक था और पहलवानी का रौब अपनी पत्नियों पर खूब झाड़ता था। यही वजह थी कि वह खुद से कम उम्र और नासमझ लड़कियों से शादी करता था। पूरा इलाका जानता था, वह पत्नियों को पाँव की ज्योति समझता था। सब कुछ जानते हुए मेरा शादी के लिए राजी होना बहुत मुश्किल था। फिर मेरी 2 बड़ी बहनें भी तो थीं, उनका भी तो सोचना था। छोटी बहन की शादी के बाद कोई क्यों बड़ी बहनों से शादी करता? वह तो बैठी ही रह जाती। कितनी ही सोच थी जो मुझे तंग कर रही थी, लेकिन मैं करती भी तो क्या करती? भाई के लिए मुझे ही हर हाल में यह कुर्बानी देनी थी। मेरा इनकार करना भाई का सिर झुका देता। पहले उस पर हार की बदनामी, अब अपनी शर्त न मानने की बदनामी। मेरे भाई की तो इज्जत खराब हो जाती। आज तक मेरे भाई की जुबान से जो निकला था उसने वह पूरा करके दिखाया था। पहलवानों की जबान पत्थर की लकीर होती है और मेरा भाई पूरी भीड़ में सबके सामने जुबान दे चुका था। यह अलग बात है कि उसे रामा की इस बुरी नीयत के बारे में पता नहीं था, इसलिए अब इनकार का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मेरा दिल चाह रहा था कि जाकर रामा पहलवान का मुंह तोड़ दूं और उसका गुरूर खाक में मिला दूं, मगर मैं मजबूर थी।
मैं डरी सहमी अपने भाई के साथ रो रही थी। भाई मेरे सामने सिर झुकाए बैठा था। मैं जानती थी मेरे भाई का मुझसे नज़रें मिलना कितना मुश्किल था। मैं तो उसकी लाडली बहन थी। मैं अपने भाई का हाथ पकड़े बेड पर उसके पास बैठ गई और बड़ी मुश्किल से हिम्मत बांधकर बड़े प्यार से बोली, भाई मुझे आपकी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं चाहिए। आपने मुझे पाला है, आज तक मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया है, कभी किसी बात के लिए मना नहीं किया, तो फिर मैं अब कैसे इनकार कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ आप मजबूर हैं, आपने मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की, तो मैं भी आपकी इज्जत नीलाम नहीं होने दूंगी। आप रामा पहलवान से कह दो वह आ जाए बारात लेकर। मैं तैयार हूँ। इतना कहकर मैं उठी और कमरे से बाहर चली गई। सारी रात रोते हुए गुजरी। सोच सोच कर मेरा बुरा हाल था। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी मैं रामा पहलवान जैसे मोटे भद्दे और इतनी घटिया गिरे हुई आदमी के साथ शादी करूंगी, जिसे औरत जात की कोई कदर ही ना थी। वह कैसे किसी की जिंदगी का फैसला कर सकता है। मेरा बस चले तो उसकी अकल ठिकाने लगा दूं, मगर मैं कर भी क्या सकती थी। अभी तो मैं और पढ़ना चाहती थी, फिर शादी को लेकर भी कितने सपने देख रहे थे। और मेरी बड़ी बहनें, उनका क्या दोष था, उन्हें किस बात की सज़ा दी जा रही थी। मैं यही सब सोच सोच कर पागल हो रही थी। इन्हीं ख्यालों में कब नींद आई और कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह का सूरज मेरे लिए किसी आजमाइश से कम नहीं था। मैं सोकर उठी तो बहन ने बताया, आज शाम को तुम्हारी शादी है और उसके तुरंत बाद विदाई भी है। मेरी किस्मत डूबने वाली है, यह तो मैं जानती थी, मगर इतनी जल्दी डूब जाएगी इसका अंदाज़ा नहीं था। खैर मरना तो था ही, फिर क्या जल्दी और क्या देर। मैं बिस्तर से उठी, कमरे से बाहर जाकर हाथ मुँह धोया। आज नाश्ते के बजाय मेरा दिल चाह रहा था कि कोई मुझे जहर खिला दे। नाश्ता करके मैं अभी फ्री हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खुला तो सामने कुछ लोग सामान लिए खड़े थे। उन्हें शायद रामा पहलवान ने ही भेजा था। मेरे लिए ढेर सारे कपड़े, सुर्ख जोड़ा, जूते, मेकअप का कुछ सामान था। मैंने बड़ी हैरानी से वह सब सामान देखा और अंदर आ गई। मेरी बहनें भी उदास से वह सारा सामान लिए मेरे कमरे में आई और सामने पड़ी चारपाई पर सारा सामान फेंक कर रोने लगी। कहने लगे, इस बेगैरत को जरा भी शर्म नहीं, काश उसकी बेटी की शादी भी उस जैसे दरिंदे इंसान से हो। मैंने कोई जवाब ना दिया और नहाने चली गई। नहाकर जैसे ही वापस आई तो सामने मेरा भाई खड़ा था। वह बहुत शर्मिंदा था, मुझसे नज़र नहीं मिला पा रहा था। मैं भाई के पास आकर बोली, आप शर्मिंदा ना हो, मैं आपका सिर कभी झुकने नहीं दूंगी। उस रामू पहलवान को अपनी पहलवानी पर बहुत नाज है ना, बड़े गर्व से कम उम्र लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करता है ना। देखना एक दिन ऊपर वाला उसका यह गुरूर खाक में मिला देगा कि वह किसी की ज़िंदगी का फैसला यूँ नहीं कर सकता। भाई ने कहा, मगर तुम्हारी ज़िंदगी तो दांव पर लग गई है, तुम्हारा क्या कसूर है। मैंने भाई को तसल्ली दी। मेरी तसल्ली से भाई को कुछ हौसला मिला था। शाम का समय था, मुझे दुल्हन बनाया गया। दुल्हन तो मैं बन गई, मगर दिल खून के आंसू रो रहा था। मैं राम पहलवान की दुल्हन बन रही थी। कैसे एक ही दिन में मेरी तकदीर बदल गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि यह सब इतना अचानक हो जाए। मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। बारात भी आई और मैं विदा होकर रामा पहलवान के घर भी आ गई थी। मुझे देखकर उस इंसान के घर वालों के मुंह बने हुए थे। उसकी 6 की 6 पत्नियां भरी पूरी शरीर की मालिक थीं। कम उम्र पत्नियां भी अच्छी खासी सेहतमंद थीं। उसकी बेटी भी मुझे देखकर नाक भी भौं चढ़ाते हुए अपने कमरे में जाने लगी तो रामा पहलवान ने उसे पुकार कर कहा, इधर आकर अपनी नई माँ से मिलो। बाप की तेज आवाज़ पर वह नाराज़गी से मेरे पास आकर बैठ गई और थोड़ी देर बाद रामा मुझे कमरे में ले आया। मुझे लगा किसी ने मेरा दिल मुट्ठी में ले लिया हो। उसने जैसे ही कमरा बंद किया, मुझे लगा मेरा सांस बंद हो गया। मैं उसकी हमराही में बेड पर आकर बैठ गई थी। वह मेरे सामने बैठ गया। मुझे उस इंसान की शक्ल से भी बहुत नफरत महसूस हो रही थी। मैं उसे देखना गवारा भी नहीं करना चाहती थी। वह मेरी तारीफ करता रहा और अपनी मोहब्बत का इजहार भी, लेकिन मेरे लिए सब कुछ बेमानी था। धीरे धीरे वह मेरे करीब होता जा रहा था। मैंने दुख से अपनी आंखें बंद कर लीं। कल से मैं रो ही रही थी और रोते रोते मेरी आंखों से आंसू सूख गए। इस वक्त भी तो
आंसू मेरे गालों पर फिसल आए थे, जिन्हें मैंने बेदर्दी से साफ कर लिए। वह मेरे बहुत करीब आ चुका था, उसके शरीर से उड़ती गंदी बदबू मेरी नाक से टकराने लगी थी। मेरी यह रात किसी कयामत से कम न थी, क्योंकि मुझे उस इंसान से सिर्फ नफरत थी। उसने मुझे अपने मोटे मोटे बाजू में किसी नाजुक सी गुड़िया की तरह जकड़ लिया था और मेरे मुंह से एक सिसकारी निकल गई थी। मेरी मोहब्बत में वह पूरा का पूरा डूब चुका था, लेकिन मैं तो उसे देखना गवारा ना किया था। वह मेरे लिए रोज नए नए कपड़े लाता, सोने चांदी के जेवरात लाता, लेकिन ना तो मैं उसके लायक कीमती कपड़े पहनती, ना ही उसकी लाई चीज़ों का इस्तेमाल करती। बस सादा से कपड़े पहने बहुत ही सादगी से रहती। मेरी शादी को 1 महीना गुजर गया था, लेकिन मैंने आज तक ना उस इंसान को देखा था, ना ही उससे बात की थी। एक शब्द तक नहीं बोली थी। वह शायद यह समझता था कि उसकी दौलत, मोहब्बत, कीमती कपड़े, जेवर मुझे उससे मोहब्बत करने पर मजबूर कर देगी, लेकिन यह उस इंसान की भूल थी। वह मुझसे बात करता, लेकिन मैंने आज तक उसकी बात का जवाब नहीं दिया था। मेरी चुप्पी ने उसे बेचैन करके रख दिया था। मैं चुपचाप उसके सारे काम कर दिया करती थी, लेकिन बात नहीं करती थी। उसकी तरफ नज़रें उठाकर भी नहीं देखती थी। वह 45 साल का हट्टा-कट्टा पहलवान मर्द मेरे मुँह से अपनी तारीफ़ सुनना चाहता था। मेरी आँखों में अपने आप को देखना चाहता था। मेरे मुँह से अपने लिए मोहब्बत का इज़हार चाहता था, लेकिन मेरी चुप्पी ने उसे दुखी करके रख दिया था। एक बार मुझे मालूम हुआ कि शिंदे पहलवान का मुकाबला रामा पहलवान से होने वाला है, जो कि उम्र में रामा पहलवान से भी बड़ा है और बदले में उसकी बेटी मांगने वाला है। उस दिन पता नहीं क्यों मेरे दिल से आवाज़ निकली कि हे भगवान, इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। आज तुम भी इसके सबक सिखा दे। इसे बता दे, दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करने वाला इंसान कभी अपनी ज़िंदगी में आबाद नहीं रह सकता। और फिर मेरे दिल की सदा रंग लाई थी कि वह सिंधे पहलवान से मुकाबला हार जाए, और ऐसा ही हुआ था। रामा पहलवान उससे नहीं लड़ पाया और हार गया। उस इंसान ने कहा कि वह अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करवा दे। सिंधे पहलवान ने कहा कि मुझे पता है तुम अपनी जुबान से नहीं मुँह फेरोगे, क्योंकि तुम अपनी जुबान के पक्के हो। अब रामा पहलवान की हार पर जश्न मनाने की बारी मेरी थी। वह तो यूँ था कि जैसे अपने बाल ही नोच लेगा। अब वह बेबसी के आंसू उस इंसान के सामने बहा रहा था, लेकिन अपनी बात से मुकर नहीं सकता था। जब यह खबर उसने घर पर आकर सुनी, तो उसकी पत्नी और बेटी रोने लगी और कहने लगे, मैं तो बहुत छोटी हूँ। वह बिलक बिलक कर बाप के सामने रो रही थी, विनती कर रही थी। आंसू तो रामा पहलवान की आंखों से भी बह रहे थे। उसने अब इस दर्द को समझा था जो उस वक्त मैंने और मेरे भाई ने जाना था। वह इंसान शायद अब पछतावे की चक्की में पिसने लगा था। उसकी बेटी की शादी उस सिंधी पहलवान से हो गई थी। उस पहलवान की बेटी विदाई के समय बहुत रो रही थी, और उसकी बेटी को रोता देखकर मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में दबोच लिया था। यही सब कुछ तो मेरे ऊपर बीता था। आज की रात राम पहलवान की बेटी भी वही सब कुछ सहेगी जो शादी की रात मैंने सहा था। जिस दर्द से मैं गुजरी थी, जो तकलीफ मेरे ऊपर बीती थी, मुझे यह मंजर देखा नहीं गया और मैं वहाँ से हट गई। उस इंसान ने दोबारा उसकी बेटी से उसे मिलने नहीं दिया। वह अब ज़्यादातर रोता ही रहता था और बीमार भी रहने लगा था। एक बार मेरे सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, तुम्हारे साथ जुल्म किया है। मैंने सिर्फ़ तुम्हें देखा और तुम पर फ़िदा हो गया। यह नहीं सोचा कि तुम्हारी ख्वाहिश और पसंद भी कुछ अहमियत रखती हैं। मैंने तुम्हारी आँखों में हमेशा अपने लिए नफ़रत ही देखी है। मुझे लगा था कि मेरी दौलत और मेरी मोहब्बत तुम्हें बदल देगी, लेकिन नहीं, तुम्हारी नफ़रत और खामोशी नहीं टूटी, और ऐसी औरत के साथ ज़िंदगी गुज़रना बहुत मुश्किल है, जो आपको बदले में मोहब्बत ही ना दे। मैं एक तकलीफ़ भरी ज़िंदगी जी रहा हूँ। तुम्हारे आँसुओं ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मेरी बेटी को तुम्हारी हाय लग गई है। मुझे माफ़ कर दो। यह कहकर उसने तलाक के पेपर सामने कर दिए और कहने लगा, मैंने इन पर साइन कर दिए हैं, तुम भी इन पर कर दो और आज़ाद हो जाओ। मैं तुम्हें अब और कैद करके नहीं रखना चाहता। जितना तुम मेरे साथ इस कैद में रहोगी और तड़पोगी,
तुम्हारी हाय मुझे उतनी ही लगेगी। तलाक के पेपर पर साइन करते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं किसी जालिम दरिंदे की कैद से छूट कर जा रही हूँ। मैं आज़ाद हो चुकी थी और वापस अपने घर, अपने बहन और भाई के पास आ चुकी थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।